हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल मेरे साथ सीखे पर। दोस्तों, मैंने कल की क्लास में आपको नागवंशी शासन व्यवस्था के बारे में बताया था और मैंने उसमें बताया था कि नागवंशी राजा के सहायक अधिकारी कौन कौन होते हैं। इसके बाद मैं आगे आज की क्लास में नागवंशी शासकों के बारे में आगे बताने जा रही हूँ। तो जो नागवंश शुरू हुआ, तो नागवंश का जो शासन काल शुरू हुआ तो उसके शासन व्यवस्था में नागवंशियों का जो शासन व्यवस्था था उसमें लगभग 1500 साल तक कोई हस्तक्षेप या बाहरी शक्तियों का आगमन नहीं हुआ। लेकिन मुगल काल में मुगलों ने हस्तक्षेप किया, यानी कि नागवंशी शासन व्यवस्था में जो बाहरी आक्रमण या जो अभी कहिए हस्तक्षेप कहिए वो किसने किया, तो मुगलों ने किया। तो देखिए, अंग्रेज अधिकारी रीड के अनुसार नागवंशी शासन व्यवस्था की शुरुआत 10वीं शताब्दी में हुआ था और 1585 तक नागवंशी शासन काल में कोई हस्तक्षेप या कठिनाई नहीं आया था। और फिर आगे देखिए कि 1585 में छोटा नागपुर खास के राजा मधुकर शाह थे। तो 1585 में जैसे देखिए इन्होंने कहा कि 1585 तक कोई बाहरी शक्तियों का हस्तक्षेप नहीं हुआ था। तो 1585 में देखिए क्या होता है, 1585 में छोटा नागपुर खास के जो राजा होते हैं नागवंशी राजा, वो है मधुकर शाह। तो मधुकर शाह के शासनकाल में मुगलों का आक्रमण होता है और अकबर, ध्यान दीजिएगा, अकबर के काल में होता है। अकबर के जो सेनापति होते हैं शाहबाज खान खम्मू, इन्हीं ने मधुकर शाह को हराकर उनके ऊपर नजराना लगा दिया। ठीक है, तो इनके ऊपर क्या लगा है, नजराना। अब देखिए नजराना क्या है, तो नजराना है अनियमित कर या पेशकश। तो नजराना क्या है, अनियमित कर या पेशकश, यानी कि ये कोई फिक्स कर नहीं था, ये कोई फिक्स टैक्स नहीं था और यह अनियमित था और यह एक पेशकश था। यानी कि जब भी राजा के व्यक्ति, राजा के आदमी जब भी नागवंशी राजा से आएंगे कर वसूलने तभी उनको दिया जाएगा और नहीं तो नहीं दिया जाएगा। तो इसे ही पेशकश कहा जाता है, यानी आप आए तो आपको कर दे रहे हैं और नहीं आए तो नहीं दे रहे हैं। अब आगे है देखिए मालगुजारी। मालगुजारी क्या है देखते हैं। तो मालगुजारी जो था, ये जो नजराना था ना, नजराना को ही नियमित व्यवस्था के रूप में नियमित टैक्स यानी मालगुजारी व्यवस्था बना दिया गया। यानी ये जो अनियमित था, नजराना जो अनियमित था, इसी को नियमित कर दिया गया। यानी यह ठोस रूप से बता दिया गया कि आपको इतना टैक्स देना है और इसी को मालगुजारी व्यवस्था कहा गया। आगे देखिए 1616 ईस्वी में दुर्जन साल द्वारा मुगलों को कर देने में असमर्थ रहने के कारण इन्हें गिरफ्तार कर, यानी कि देखिए 1585 में राजा कौन थे, नागवंशी राजा मधुकर शाह थे। 1616 ईस्वी में नागवंशी राजा कौन है, तो दुर्जन साल। तो दुर्जन साल जो है 1616 ईस्वी में मुगलों को कर देने में असमर्थ रहते हैं, जिसके कारण इन्हें गिरफ्तार कर ग्वालियर के किले में, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ग्वालियर के किले में ग्वालियर के किले में 12 वर्ष के लिए, कितने वर्षों के लिए, तो 12 वर्ष के लिए कैद कर लिया जाता है। देखिए 12 वर्ष के लिए कैद कर लिया जाता है। उन्हें जहांगीर के आदेश पर कैद किया गया था और उन्हें किनके कहने पर कैद किया गया था, तो देखिए जहांगीर के कहने पर कैद किया गया था। अब देखिए दुर्जन साल को जहांगीर के सेनापति, अब इन्हें देखिए किसने इन्हें पकड़ा, तो दुर्जन साल को पकड़ा गया 1616 ईस्वी में। तो उन्हें किसने पकड़ा, तो जहांगीर के जो सेनापति थे इब्राहिम खां, जो कौन थे, तो नूरजहां का भाई थे, उनके द्वारा कैद किया गया और दुर्जन साल को 1627 में आज़ाद किया गया। अब जब उन्हें 1627 में, दुर्जन साल को जब 1627 में आज़ाद किया गया तो उन्होंने मुगलों को 6000 रुपये सालाना कर देना स्वीकार किया। यानी कि एक वर्ष में उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ मैं आपको 6000 रुपये कर दूंगा। अब देखिए 1632 ईस्वी में इसी मालगुजारी को बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 1,36,000 कर दिया गया। कितना कर दिया गया, तो 1,36,000 कर दिया गया।
और 1636 ईस्वी में इसी मालगुजारी को बढ़ाकर 1,61,000 रुपये कर दिया गया। 1,61,000 रुपये कर दिया गया। तो इस तरह से देखिए मालगुजारी का जो है ना नियमित जो कर दिया गया कि हाँ आपको अब नियमित रूप से आपको सरकार को टैक्स देना है, मुग़ल शासक को टैक्स देना है। तो उसे जो है 1616 के बाद 1632 में बढ़ाया गया, फिर 1636 में बढ़ाया गया और 1636 में बढ़ाकर कितना कर दिया गया, तो सीधा 1,61,000 कर दिया गया। अब देखिए मालगुजारी, अब देखिए जो कर है उसे तो वसूलने के लिए किसी की नियुक्ति की जाएगी। तो मालगुजारी वसूलने के लिए जागीरदार नियुक्त किए गए और यहीं से जागीरदारी व्यवस्था की शुरुआत होती है। इसको ध्यान दीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मालगुजारी वसूलने के लिए जागीरदार नियुक्त किए जाते हैं और यहीं से जागीरदारी व्यवस्था की शुरुआत होती है। अब देखिए जागीरदारी प्रथा में क्या होता है। तो जागीरदारी प्रथा में होता है कि ये जो जागीरदारी प्रथा की शुरुआत हुई, इस जागीरदारी प्रथा में क्या किया गया कि हाथू जो थे, हाथू का प्रमुख मुंडा वो मुंडा ही रहे, लेकिन जो पढ़ा के प्रमुख मानकी थे उनका जो था नाम बदलकर मानकी का नाम बदलकर भूइहर कर दिया गया। यानी अब जो पढ़ा के प्रमुख मानकी होते थे उन्हें मानकी न कहकर भूइहर कहा जाने लगा। और इनका जो कार्य था वह था जनता से टैक्स वसूलना, कर वसूलना, जनता से कर वसूलना। इनका मानकी का जो मानकी थे उन्हें अब भूइहर बना दिया गया और उनका जो मुख्य कार्य रह गया वो जनता से टैक्स वसूलना रह गया। अब देखिए, अब तो ये हुआ कि नागवंशी शासकों के शासनकाल में मुगलों का हस्तक्षेप था, लेकिन अब इसके बाद किसका हस्तक्षेप होता है, तो अंग्रेज़ों का हस्तक्षेप होता है। और वो कब होता है, देखिए जैसा कि आप सब जानते होंगे कि 1765 ईस्वी में बक्सर के युद्ध के बाद, 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध के बाद 1765 ईस्वी में मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ अंग्रेज़ों की संधि होती है। और इस संधि में मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेज़ों को दे दिया था। बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी किसको दिया था, अंग्रेज़ों को दिया था। और उस समय हमारा झारखंड किसमें शामिल था, तो उस समय हमारा झारखंड बिहार में शामिल था, यानी कि हमारा झारखंड भी अंग्रेज़ों के अधीन आ गया। तो इसी दौरान अंग्रेज़ों का झारखंड में प्रवेश होता है, जिसके बाद नागवंशी शासक, और इसके बाद देखिए अब ये अंग्रेज़ों को दे दी, तो इसके बाद क्या हो गया, नागवंशी शासक जो हैं, जो भी नागवंशी राजा थे वे पटना काउंसिल के प्रति उत्तरदायी हो गए। पटना काउंसिल के प्रति उत्तरदायी हो गए नागवंशी राजा। और 1775 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने छोटा नागपुर में एक कलेक्टर नियुक्त किया। ये देखिए VVI है। 1775 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने छोटा नागपुर में एक कलेक्टर नियुक्त किया और उनका नाम था S.G. हिटली। और S.G. हिटली जो हैं वे छोटा नागपुर के प्रथम कलेक्टर बने। छोटा नागपुर के प्रथम कलेक्टर कौन बने, तो S.G. हिटली बने। अब देखिए 1793 ईस्वी में 22 मार्च 1793 ईस्वी को क्या लागू होता है, अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। तो 1793 ईस्वी में अस्थाई बंदोबस्त लागू होने के बाद राजा महाराजा को जमींदार बना दिया गया और यहीं से जमींदारी प्रथा की शुरुआत होती है। यहीं से क्या होती है शुरू, जमींदारी प्रथा की शुरुआत होती है। कब से, तो 1793 ईस्वी से। इस प्रकार जागीरदारी व्यवस्था जमींदारी व्यवस्था में बदल गया। इस प्रकार क्या है, जागीरदारी व्यवस्था जो है वह जमींदारी व्यवस्था में बदल गया। अस्थाई बंदोबस्त 22 मार्च 1793 ईस्वी को लागू होता है और यह लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू किया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू किया गया था। अब देखिए 1963 ईस्वी में छोटा नागपुर में बिहार,
जमींदारी उन्मूलन कानून लागू कर दिया जाता है और नागवंश का अंत हो जाता है। तो नागवंश का अंत देखिए कब होता है, 1963 में छोटा नागपुर में बिहार जमींदारी उन्मूलन कानून लागू कर दिया जाता है और इसी के साथ नागवंश का अंत हो जाता है, क्योंकि अंग्रेजों ने क्या किया था, नागवंशी राजाओं को क्या बना दिया था, जमींदार बना दिया था। तो इसका जैसे ही उन्मूलन होता है वैसे ही नागवंश का अंत हो जाता है। और अंतिम जो नागवंशी शासक थे वे थे चिंतामणि शरणनाथ सहदेव थे और इनकी जो राजधानी थी वह रातूगढ़ थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।